प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं की भागीदारी के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि युवा ही हैं जो नई सोच के साथ आते हैं, नई पहल के साथ आते हैं और कितने सारे नए स्टार्टअप हम सब जानते हैं कि भारत में अपना रंग जमा रहे हैं, अपना प्रभाव कर रहे हैं और इससे युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। और ये भी सच है कि कृषि प्रधान देश के हम नागरिक हैं, कृषि हमारी जीवन पद्धति है और हम चाहते हैं कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी हो, उनकी नई सोच का हमें फ़ायदा मिले। और इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब का आज शुभारंभ हुआ है, उसका कोलैबोरेशन हुआ है, उसका सहयोग हुआ है आत्मा के साथ, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एजेंसी है, और साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ, कि कैसे ये तीनों मिलकर हम कृषि के क्षेत्र में युवाओं को ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं, युवा इसमें अपनी नई सोच का कैसे रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। और हमारे साथ हैं मिशन निदेशक नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन डॉक्टर चिंतन वैष्णवे। आज इनसे जानते हैं कि आज जो उद्घाटन सत्र हुआ वो क्या है, ये अटल टिंकरिंग लैब, और इस कोलैबोरेशन से क्या फायदा मिलेगा। हेलो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है किसान की बात में। और जैसा कि आज एक नया उत्सव है युवाओं के लिए, हम कहेंगे कि युवा की सोच एक नई दिशा में अग्रसर होने का जो मुकाम है, सरकार कोशिश करती है हमेशा से कि देश के युवाओं को एक ऐसी सीढ़ी मिले कि जिस पर खड़े होकर वो निश्चित रूप से सफलता को पा सकें, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब, केवीके और आत्मा के जो कोलैबोरेशन एक साथ हुआ है, जिसमें कि अब हमारे देश के युवाओं को एक नई सोच मिली है। इसके विषय में आप हमारे साथियों को क्या जानकारी दें? नमस्कार। आज एक बहुत ही सद्भाग्यपूर्ण दिवस है हमारे लिए। अटल इनोवेशन मिशन में जी हमारा एक प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब, जिसके अंतर्गत 10,000 स्कूलों में 6ठी से 10वीं और कई कुछ जगहों में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टिंकरिंग लैब बनाया गया है। जी टिंकरिंग लैब एक ऐसी जगह है जिसमें 3D प्रिंटर है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डेस्क हैं, जिसमें जिन बच्चों के पास कुछ न कुछ आइडियाज हैं, उनको ये एक प्रोडक्ट में बदल पाएं अपने आइडियाज। तो ये इसमें काफी क्रिएटिविटी, इनोवेशन वगैरह हमें दिखता है। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है ये इस प्रकार का है कि जिसमें इन लैब्स को हम कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ पाएं जी, ताकि बच्चों को एक एक्सेस मिले, उनके आसपास जो किसान हैं उनकी समस्याओं को समझने का
और फिर अपने पास जो स्किल है, ये डिजाइन थिंकिंग की स्किल है, ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है बनाने की, इसका उपयोग करके ये किसानों की समस्याओं पे कैसे कुछ काम करके उद्यमिता कर पाएं, ये इस कार्यक्रम का मकसद है। जी डॉक्टर वैष्णव, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं या जो इसमें अपने बच्चों को लेकर के आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो वो किस प्रकार से कहाँ इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं? उन्हें घर बैठे मोबाइल पर यह जानकारी मिल सकती है या कहाँ से वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे? तो ये प्लेटफॉर्म से आप स्कूलों से जुड़ सकते हैं। जैसे यानी अगर आप किसान हैं तो आपकी शायद सबसे सरल रास्ता ये है कि आप अपने आसपास में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बिल्कुल यही जी, उनसे आप जुड़े। अभी पहले फेज में हम एक पायलट करेंगे जिसमें कुछ 55 स्कूलों को कृषि विज्ञान केंद्रों से जोड़ के एक पायलट सा होगा। उसमें से जो हम सीखेंगे उसके आधार पे ये प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जाएगा। लेकिन अगर किसान अपने केवीके को अपने प्रॉब्लम जो डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम जब डिस्कस होते हैं उसमें ये बच्चों को अगर शामिल कर लिया जाए जी, तो फिर ये इन समस्याओं को ये समझ लेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ न कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट सर्विस वगैरह बनाने की सोचने लगेंगे। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और एक विशेष जानकारी देने के लिए हमारे श्रोताओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो नीलम, ये बात रही और प्रश्न इस दिशा में कि जो बच्चे स्कूल से हैं उनके लिए कार्यक्रम है, लेकिन हम जो केवीके है उसके माध्यम से भी निश्चित रूप से इसमें सफलता ले सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो सोचते हैं उसको कैसे पटल पे लेकर के आए, हम कैसे आगे बढ़ें, ये एक वास्तव में सरकार की सोच पटल पर उतरती है और हमारे देश के युवा इससे लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आज सुबह ये उद्घाटन सत्र था जिसमें अटल टिंकरिंग लैब, आत्मा और केवीके कृषि विज्ञान केंद्रों का एक सहयोग, परस्पर सहयोग का समन्वय हुआ है। इसके उद्घाटन सत्र में आए हुए थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, जो कि संयुक्त सचिव विस्तार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। उन्होंने इसके उद्घाटन सत्र के आरंभ में बताया। कार्यक्रम है वो कृषि विज्ञान केंद्र और जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब, उनके बीच में जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में है। ये कोलैबोरेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन है और नई तकनीक है, उसको कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए। हम देखेंगे तो स्कूल चिल्ड्रन के लेवल पे भी काफी इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे कि हमने स्कूल का दौरा किया था तो वहाँ पे हमने देखा है कि अमेठी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के बच्चे प्लांट कवच, जो प्लांट्स में जो डिसीजेस होते हैं या उसमें जो पेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया छोटा सा। इस तरह उन्होंने काफी तरह के हमें दिखाए उन्होंने इनोवेशंस। तो इस तरह के इनोवेशंस को हम अपस्केल कैसे करें, लार्ज स्केल मतलब पूरा फार्म लेवल तक उसको कैसे ले जाएं, तो उसके लिए हमें पहले उनका जो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन है उसको टेस्ट भी करना है। तो हम कृषि विज्ञान केंद्रों में ऐसे बच्चों के जो भी नवाचार हैं, नए हैं, उसको हम टेस्ट करेंगे। उसको वैलिडेट करके अगर वो अच्छा पाया जाता है तो फिर उसको हम देश भर में किसानों के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए बढ़ावा देंगे। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और अगर आप देखेंगे तो 10,000 से भी ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स हैं हमारे देश में और केवीकेस का संख्या है 731। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक केवीके है। तो हम केवीकेस को अटल टिंकरिंग लैब के साथ लिंकअप करके, मैपिंग करके, हमने ऑलरेडी 11 केवीकेस के साथ 55 अटल टिंकरिंग लैब्स को मैप कर दिया है हमने। हालांकि एक एक केवीके में 5-5 लैब्स को हमने टैग किया है। ये इनिशियल स्टेजेस में हमने इतना, मतलब 55 के साथ हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी और हम ज्यादा, मतलब क्योंकि 10,000 है तो उसमें खासकर रूरल एरियाज जहाँ पे इनोवेशन ज्यादा हो रहा है, इनोवेशन की ज्यादा जरूरत। कृषि क्षेत्र में जो अनेक समस्याएं हैं हमारे, उसके लिए समाधान किस तरीके से हम इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से का सुझाव कर सकते हैं। किसानों का अगर आप देखेंगे तो आज हमारी समस्या किस प्रकार है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या, सडनली हीट वेव हो जाता है या फिर सडनली बारिश हो जाता है, प्राइसेस का भी क्रैश होते रहते हैं। तो हमारे पास कुछ नए तकनीकी, जैसे मॉनिटरिंग हो या फोरकास्टिंग हो या प्रेडिक्शन हो या डायग्नोस्टिक हो, इस तरह के अगर नए टूल्स और नए तकनीक हमारे पास हो तो हम हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो किसानों को ये जो चैलेंजेस फेस करने के लिए हमें जो भी नए तकनीक इनोवेशन के माध्यम से उनकी समस्याओं के लिए अगर एक अच्छा सा सोल्यूशन हम देंगे तो उससे किसान बेनिफिट तो होंगे ही होंगे। किसान ही नहीं, पूरा देश ही बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र जो है वो सतत बनेगा। हमने जो अभी स्कूल्स में ये लॉन्च करने से पहले हमने कुछ स्कूल्स में हमने विजिट किया था, ये देखने के लिए कि कृषि क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं बच्चे। तो ये तो दिल्ली तो एक महानगर है,
तो यहाँ पे भी कृषि क्षेत्र में काफ़ी हमको देखने को मिला है, और अगर हम रूरल एरियाज में जाएंगे तो हमको और ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो इस तरह के इनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि इनको हम मंत्रालय ले जाके इनके जो भी इनोवेशंस है उसको हम शोकेस करेंगे, दिखाएंगे, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते, और KVKs के साथ इनको जोड़ के इसका वैलिडेशन करना, यही हमारा क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। जी, तो अभी हम जानकारी ले रहे थे संयुक्त सचिव विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कि आज जो आरंभ हुआ अटल टिंकरिंग लैब, आत्मा और KVK का समन्वय हुआ, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। और हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, मगर भारत की विशेषता ये भी है कि उसकी संस्कृति इतनी पुख्ता है, इतनी मजबूत है कि कितने लोग आए और चले गए, मगर भारत वहीं बना रहा पूरे बुलंदी के साथ। सिकंदर भी आए थे, है ना, आए और चले गए, बड़े सारे अनुभव थे उनके पास। भारत के जीतने का स्वप्न वापस ही चला गया, अनुभव बड़े सारे भारत के लेके गए, लेकिन एक अनुभव उनका ये भी था जो उन्होंने बताया कि भारत के मैदानों में ऐसी छड़ियां उगती हैं जिनमें रस भरा होता है। तो क्या था वो? भाई उनके हिसाब से छड़ियां हैं, लेकिन हम तो सब जानते हैं कि बात गन्ने की हो रही है। बिल्कुल, बात गन्ने की हो रही है, और गन्ना जिसके उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं, गन्ना जिसके चीनी के उत्पादन में हम पूरे निर्यात में भी दूसरे स्थान पर हैं, गन्ना जो पूरे ज्यादा उपभोक्ता भी भारत में है और उत्पादन भी भारत में है, गन्ना जो हमारे बहुउद्देशीय फसल है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नीलम, और आज हम इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि आज जो हमारे खेतों में बिजाई चल रही है वो भी गन्ने की है, और इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सूरज भान, गन्ना विशेषज्ञ हैं आप, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। और आज जो हमारे सभी किसान भाई बहन जिन्होंने भाई सरसों की फसल उठाई है या जिन्होंने आलू अपना खेतों से हटा लिया है और इस समय गन्ने की बिजाई के में लगे हुए हैं, अगेती गन्ने की फसल बोना चाहते हैं, कुछ लोग अभी जैसे भाई खेती बाड़ी में लग रहे हैं कि गेहूं के काम में, जब गेहूं का काम निपट जाएगा उसके बाद में एक बिजाई में लगेंगे। तो यहाँ ऐसे में बड़ी आवश्यकता हो जाती है कि हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचे कि यदि हम गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, किससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले अभी जो हमने देखा है पिछले सीजन में कि ज्यादातर गन्नों में बहुत ज्यादा कीड़ा लगा, बहुत कीट लगाए, बड़ी परेशानी रही है, उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे। तो ये क्या क्या समस्याएं हैं, और खास तौर से जलवायु परिवर्तन भी एक इसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहा है फसल पर। तो हम डॉक्टर सूरज भान से आज इन सभी जानकारियों को लेंगे और अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं यदि उनका कोई प्रश्न है। बिल्कुल, वो भी जुड़ सकते हैं, और हमारा जो फोन नंबर है वो है 23421608। जो दिल्ली के बाहर से हमें फोन करें, दिल्ली का STD कोड मिलाएं 011, फिर मिलाएं 23421608। तो फिर आइए आरंभ करते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस समय हमें जो गन्ने की बुआई के लिए हमें पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या उन्नत प्रजातियां हैं, और जो गन्ना अभी है उसकी क्या देखभाल करनी है। देखिए, जो अभी समय चल रहा है, जो गन्ने की बुवाई का बिल्कुल परफेक्ट समय है। वैसे तो कहें तो हम 15 फरवरी के बाद गन्ने की बुवाई का समय शुरू हो जाता है, 15 फरवरी से लेके और मिड अप्रैल तक अगर करते हैं तो बहुत अच्छी गन्ने की पैदावार मिलती है। परंतु हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम इसे मई के लास्ट तक बुवाई करते रहते हैं। जी जी जी। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी प्रजातियां लें और किस तरह से खेत की तैयारी करके बुवाई करें जिससे हमारी पैदावार ज्यादा आए। बात है कि हमारे बीच में एक कृषि यंत्र आया है, रोटावेटर जिसका नाम है। जी बिल्कुल। और रोटावेटर से ज्यादातर लोग खेत की, जैसे अभी सरसों की कटाई हुई है, ज्यादातर पहले उन्हीं में गन्ने की बुवाई होगी, तो रोटावेटर से खेत तैयार करके और वो गन्ने की बुवाई कर देते हैं। परंतु रोटावेटर से जितनी गहरी जुताई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है और सलाह भी है यही कि एक हैरो से गहरी जुताई जरूर कर दें, या मोल वोल प्लाऊ जो आता है उससे गहरी जुताई कर दें। उसके बाद में जो खेत की तैयारी करें वो करें रोटावेटर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि गहरी जुताई इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि जितनी जड़ें गहरी जाएंगी गन्ने की, उसमें उतने ही अच्छे जड़ें बनेगी, और जड़ें जितनी अच्छी बनेगी कल्ले भी उतने ही अच्छे निकलेंगे। और कल्ले जब ज्यादा होंगे तो गन्नों की संख्या ज्यादा हुई तो निश्चित है पैदावार भी हमें ज्यादा मिलेगा। इसके बाद आती है प्रजातियों की बात। तो अभी तक 238 ही पे ज्यादातर ध्यान था, क्योंकि ये इतनी अच्छी वेराइटी थी कि इसने बहुत अच्छी पैदावार दी। 125 कुंटल
बीघे तक की, बीघा सब जगह अलग अलग है, कहीं 5 बीघे का, कहीं 7 बीघे का। जो स्टैंडर्ड बीघा है अगर वो माना जाए 800 स्क्वायर मीटर का, तो 125 कुंतल तक पैदावार एक बीघे में निकल आती थी। परंतु अब इस वैरायटी के साथ में ये प्रॉब्लम आ गई कि इसमें कीड़ा बहुत ज्यादा लगने लगा, और कीड़ा लगने की वजह से जो चीनी का रिकवरी है वो परसेंटेज घटने लगा और उसकी क्वालिटी भी डाउन होने लगी। तो चीनी मिल इसे लेना बंद कर रहे हैं धीमे धीमे। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर बैन भी, पहले और वैरायटियों पर भी बैन लगा था, किसान न उगाएं, अगर किसान उगाएंगे तो वो मील नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद ये इस पर भी रोक लग जाए। तो इसलिए अभी 3-4 वैरायटियां लेटेस्ट में आई हैं, वो इसी तरह की पैदावार दे रही हैं। एक लखनऊ से निकली है, ये 15023 है, और एक है 14201 है, और 13235। ये वैरायटियां जो आई हैं, 3 वैरायटियां हैं, और तीनों वैरायटियों की परफॉर्मेंस करीब 38 जैसी ही है। तो किसान भाई कोशिश करें कि इन वैरायटियों का बीज जितना मिल जाए तो बीज उत्पादन में ही करें, जिससे अगली वर्ष और किसान भाइयों को भी दे सकें और अपना एरिया भी बढ़ा सकें। क्योंकि नया बीज है तो नए बीज पे की उपलब्धता थोड़ी कम मिलती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि आपने वैरायटी तक बात। अभी एक ये भी प्रचलन में आ रहा है कि जो हम गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई देखते हैं कि खेत की पलेवा नहीं की है जी। ऐसे ही सूखे खेत में जो है पहले बढ़िया से उसको जोत के खेत की मिट्टी तैयार करके उसमें बिजाई करते हैं और उसके बाद में फिर पानी देते हैं जी। तो इसमें क्या तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और ये हमें करना चाहिए, कितना ये सही है, ये हमारे साथियों को जरूर बताएं। देखिए, जैसे कि कहा जाता है गन्ने के बारे में कि गन्ने वाटर लेवल जितना ऊंचा होगा जी, उतनी जड़ें जो गन्ने की हैं उतनी गहरी जाएंगी, और जड़ें जितनी गहरी जाएगी कल्ले आपके उतने ज्यादा अच्छे निकलेंगे। तो कल्ले ज्यादा अच्छे निकलेंगे तो पौधों की संख्या ज्यादा होगी। अगर आप सूखे खेत में गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो अंकुरण में देरी होगी और जड़ें उतनी गहरी नहीं जा पाएंगी जितनी जानी चाहिए थी। तो निश्चित है कि उसके अंकुरण और कल्ले निकलने में निश्चित है कि अंतर होगा और पैदावार पर अंतर आता है। तो अच्छी तरह से पहले गहरी जुताई करें, पलेवा करें, और पलेवा करने के बाद में फिर चाहे आप रोटावेटर से करें, जुताई किसी से भी करें, क्योंकि एक बार जो रोटावेटर से जुताई करने के बाद में जो लेवल उसकी जुताई का मिट्टी का है वो 6 इंच ही है, और 6 इंच के बाद वो कड़ी परत हो जाती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता। तो इसलिए गहरी जुताई करके पलेवा जरूर करें, फिर उसके बाद गन्ने की बुवाई करें तो उसका ज्यादा असर आएगा, अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ये चल रहा है, देखा भी हमने प्रचलन में कि खेत में ऐसे ही सूखे में बो दिया और बाद में कर दिया, लेकिन उसमें बहुत देर तक, बहुत दिनों तक अंकुरण होता रहता है, काफी दिनों तक। बिल्कुल सही। और अभी यहाँ एक ये भी प्रश्न है कि जो हम गन्ने की बिजाई करते हैं, जो हम गन्ना लेते हैं खेत में बोने के लिए, उसमें कितनी आंखें होनी चाहिए एक पेंडी में जिसको हमें खेत में बोना है जी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जैसे बहुत ज्यादा काम रहता है तो लेबर कम मिलती है, ज्यादातर करते हैं कि पूरा गन्ना डाल देते हैं खूड़ में और उसको बलकटी से खेत में काट देते हैं, तो वो लगता है कि भाई जल्दी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके विषय में जरूर आप देखिए, इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि गन्ने की जो सिलेक्शन है और जो बीज का चुनाव हमने जो कर रहे हैं, तो एक तो स्वस्थ खेत से करें, और स्वस्थ खेत के साथ साथ ही एक चीज और ध्यान रखें कि इसके जल्दी अंकुरण के लिए, क्योंकि गन्ने का अंकुरण बहुत देर से होता है और इसका जब कटाई करते हैं तो सुस्त अवस्था में अंकुरण पड़ा रहता है, तो कोशिश ये करें कि बिजाई अगर हमें 15-20 दिन बाद करनी है तो 15-20 दिन पहले एक सिंचाई अवश्य कर दें, और उसमें कोशिश करें कि 10-12 किलो पर बीघे का यूरिया भी डाल दें, जिससे सुस्तावस्था में अंकुरण पड़ा हुआ है वो जागृत हो जाए और खेत में जल्दी अंकुरण बाहर आए। अच्छा, जिस खेत से हमें बीज लेना है उस खेत में। फिर उसके बाद में कटाई की बात आती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 आंख वाला ही गन्ना बोना चाहिए। 3 आंख वाला, अब तो 2 आंख वाला भी बोने लगे हैं, क्योंकि कारण ये है कि जैसे 3 आंख वाला गन्ना बोते थे तो उसमें किनारे की आंखें ही, 2 आंखें ही अंकुरित होती हैं, बीच वाली आंख कभी भी अंकुरित नहीं होती। कारण है उसका कि वो बीच का भोजन कट गया है ना, तो किनारे की तरफ जाता है तो वही अंकुरण होता है, और वो किसी भी स्थिति में डाल के देखें कि बीच वाली आंख हमेशा नीचे गिरती है। तो इसलिए 2 आंख वाला गन्ना बोने लगे लोग, जिससे जो हमारे मेड़े से मेड़े की दूरी है वो कम हो, गन्नों की संख्या ज्यादा उत्पादन हो। तो ऐसा न करें कि पूरा गन्ना बो देते हैं या फलकटी से जो भी आप काट रहे हैं तो 5 आंख का बो दिया, तो मेड़े से मेड़े की दूरी ज्यादा हो जाएगी, फिर गन्नों की संख्या कम होगी, तो उत्पादन निश्चित है आपका कम होगा। तो कोशिश ये करें सबसे पहले कि 3 आंख का गन्ना हो
और अगर 2 आंख का हो तो वो और ज्यादा अच्छी बात। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा सिंचाई का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, उर्वरक प्रबंधन कैसा होना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, सिंचाई के मामले में गन्ने में गर्मियों के सीजन में ये फसल बोई जा रही है। हाँ। और गन्ने के लिए एक दिन में लगभग 0.85 मतलब 1 सेंटीमीटर तक पानी आवश्यकता होती है गन्ने की फसल को एक दिन में। अब एक दिन में अगर आपको 1 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है और दूसरा इसके साथ ये भी है कि इसका अच्छा अंकुरण, अच्छी टिलरिंग होने के लिए कम से कम 50% नमी की हमेशा आवश्यकता बनी रही, और रह गई 50%, उससे गन्ने की बढ़वार होगी। तो हम कोशिश ये करें कि 10-12 दिन पर हम एक सिंचाई जरूर करें, तो इसलिए एक बार में कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर पानी अवश्य लगाएं, जो कि प्रत्येक दिन जो 1 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हो रही है वो पूर्ति होती रहे जी। और उर्वरक प्रबंधन डॉक्टर साहब? उर्वरक प्रबंधन ये इसमें नत्रजन 150 किलो, पोषक तत्व की मात्रा के रूप में मैं बता रहा हूँ, यूरिया ज्यादा लगेगी। अगर कहें कि 150 केजी नत्रजन 1 हेक्टेयर में लगानी है तो 2.2 का गुणा कर दें तो 300 कुछ किलो करीब वो यूरिया की मात्रा आती है। लगभग 80 से 90 किलो फास्फोरस और 60 से 75 किलो पोटास और 25 किलो के लगभग जिंक सल्फेट आती है। ये पूरी आवश्यकता होती है। इसमें से जिंक, पोटास और फास्फोरस बुवाई के समय पूरी की पूरी लगानी है, और नत्रजन की 1/3 मात्रा बुवाई के समय लगा दें। जो शेष नत्रजन की मात्रा 2 भाग बचेगी, 1/3 तो आपने पहले लगा दी, 2 हिस्से जो बचेंगे आप इसे अगस्त से पहले खत्म कर लेना है। आप अगस्त महीने से, तो जैसे अभी आपने बुवाई की तो एक जो हमारी मात्रा बची वो जून में लगा दें और 1 अगस्त में लगा दें, तो बहुत अच्छी पैदावार आएगी। क्योंकि जून के बाद में जैसे ही मानसून आना शुरू होते हैं, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो गन्ने की भी बढ़वार उसी समय सबसे ज्यादा होती है, और पोषक तत्व उस समय अगर उसे उपलब्ध होंगे तो गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी जी। तो ये जब हमने गन्ने की बुआई की तो क्या उसमें भी डॉक्टर साहब खरपतवार की समस्या आती है? खरपतवारों की समस्या आती है, पर गन्ने के केस में ये कहा जाता है अच्छी पैदावार लेनी है तो रासायनिक जो दवाएं हैं जिनके द्वारा बीड कंट्रोल किए जाते हैं, खरपतवार कंट्रोल किए जाते हैं, वो कोशिश ये करें कि हम गुड़ाई से उसे खत्म करें। गुड़ाई से खत्म करेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो एरेशन बहुत अच्छा होगा हमारे गन्ने की फसल के लिए, ऑक्सीडाइजेशन जिसे कहते हैं बहुत अच्छा होगा, और जितना ये ऑक्सीडाइजेशन जितना अच्छा होगा और खरपतवार भी आपके जितने अच्छे मिलेंगे, और बार बार फिर एक गुड़ाई के बाद पानी आप देंगे तो जड़ों का विकास ज्यादा होगा। जड़ों का ज्यादा विकास होगा तो कल्ले ज्यादा निकलेंगे। तो कोशिश ये करें कि अगर फिर भी खरपतवार आते हैं तो लास्ट जो हमने गुड़ाई की है 3 या 4 गुड़ाई तो हम लोग करते ही हैं, और लास्ट गुड़ाई के 15-20 दिन बाद अगर खरपतवार फिर भी होते हैं तो एक अट्राजिन आती है, उसका आप घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं, तो चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार हैं वो या पतली पत्ती के वो सब खत्म हो जाते। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें कुछ अंतर्वर्ती जो फसलें हैं इनका भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा था इनका अंकुरण धीमी गति से होता है? देखिए, शुरू में बहुत किसानों ने ये अपनाया है कि गन्ने के साथ में उर्द भी कर रहे हैं, मूंग भी कर रहे हैं, लोबिया भी कर रहे हैं। कुछ किसान तो इसके साथ में हल्दी भी ले रहे हैं, और हल्दी एक तरह से बीच में जो लाइन से लाइन की गन्ने की जो दूरी होती है वो 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 90 सेंटीमीटर का मीन्स हो गया 1 मीटर के करीब हो गई, और 1 मीटर के बीच वो जो हमारी जमीन पड़ी हुई है उसमें हम 2 लाइनें उर्द या मूंग की ले लें, या 2 लाइनें आप लोबिया की ले लें, और या आप हल्दी की ले सकते हैं। बहुत अच्छी मुनाफा होता है इसमें। और उर्द मूंग लेने में एक तो हरी खाद और आपकी फसल को मिल जाएगी, हल्दी लेंगे तो आपके कीड़े कम आएंगे, और एक एक्स्ट्रा पैदावार भी आपको मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो बीच वाला समय होगा उसमें आपको एक और फसल मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि हमारी जो गन्ने की फसल है उसमें भी जैसे बात हुई, हमने बात की कि भाई जो मिक्स क्रॉपिंग है, मिश्रित फसलें हम ले रहे हैं, उससे लाभ ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो हम यहाँ गन्ने की अब थोड़ी मेहनत है वो ज्यादा होगी किसानों के लिए, क्योंकि भाई जैसे अभी हम कल्टीवेटर से निराई गुड़ाई की बात चल रही थी, वो मुश्किल होगी। लेकिन इसमें हमें ये जानना है कि अभी जैसे
आपने कहा कि मानसून से पहले ही हम पूरी तरह से तैयार कर लें ताकि हमें बाद में कोई ऐसा काम ना करना पड़े या खरपतवार जो हमारी गन्ने की फसल है उसको ना दाबे। तो ऐसे में हमें ये जानकारी यहाँ बन जाती है, किसानों तक पहुंचाएं कि उसमें जो मिट्टी है वो खूड़ पे कितनी चढ़ाएं ताकि वो जो ईंख है वो गिरे ना। देखिए, जो बारिश होती है उस समय से पहले हम गुड़ाई करते हैं और जैसे ही मानसून आता है, मानसून आने के बाद में हमारी कोशिश रहती है जो हमारी गन्ना लाइनों में बुआ हुआ है उस पर हम मिट्टी चढ़ा दें जिससे उसकी जड़ें खुले नहीं, जड़ें ना खुले, जिससे अंकुरण हमारा जो हुआ है, जो कल्ले निकले हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें और हो सकता है एक आध कल्ला और निकल आए। तो जो पहले के जो कल्ले निकले हुए हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए हम मेड़ों पे मिट्टी, हल्की हल्की मिट्टी, करीब 3-4 इंच मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे वो मेड़ इतनी अच्छी बन जाती है कि वो फिर थोड़ी सी तेज हवा चले और पानी लगा हो तो हमारा गन्ने की फसल गिरती नहीं है, तो अच्छा पैदावार मिल जाती है। तो नीलम, ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो गन्ने की फसल इस समय हमारे किसान भाई बो रहे हैं या जो बिजाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन किसानों के लिए भी आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब जिनकी पेड़ी इस समय खेतों में खड़ी हुई है, उसमें वो क्या काम करें? देखिए, जो पेड़ी की फसल लेना चाह रहे हैं किसान भाई, कोशिश ये करें कि उसमें जो पानी लगाते समय मेड़े एड़े बनानी पड़ती हैं हमें, और मेड़ों बनाने से एक दूसरी जगह पानी ले जाना पड़ता है, तो उन मेड़ों की तुड़ाई अवश्य कर दें। मेड़ों की तुड़ाई अवश्य कर दें जिससे जो हमारा गन्ने का जो भी नीचे अगर रह गया है, जहाँ से अंकुरण नहीं हो पा रहा है, वो अंकुरण हो जाएगा और वो मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। दूसरा एक चीज ध्यान रखें, जितनी हमारी जगह खाली पड़ी हुई है, कभी कभी देखने में आता है कि फसल हमारी कहीं किसी कारणवश मर गई, तो लाइनों में देखें कि 1-2 मीटर जगह जगह हमारा खेत खाली है, तो उनकी फिलिंग जरूर कर दें, नया बीज डाल के उसे वहां पे उगा दें जिससे हमारा गन्ना पूरे खेतों में भर जाए और हमारी अच्छी पैदावार आए। तो भाई ये तो बात रही हमारे उन किसान भाइयों के लिए नीलम की जिनकी जो पेड़ी खेतों में खड़ी हुई है और वो जो भी डॉक्टर साहब के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो नए किसान जो इस समय गन्ना खेतों में बो रहे हैं उन्हें तो लाभ होगा ही, लेकिन साथ साथ जो गन्ने की पेड़ी है उसमें भी वो लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर इस समय हमने थोड़ा सा अपनी बुएरू ईख में ध्यान दिया, बुएरू जो ईख की बिजाई हम कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो पेड़ी है, क्योंकि भाई ये 2 वर्षीय हमें अगले साल भी रखना है, तो उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलकर चलें, जो सिफारिश करते हैं कृषि वैज्ञानिक, वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो पूरे रिसर्च के अनुसंधान के आधार पर होती है। जो हालात चल रहे हैं उसके अनुसार ही जो नई किस्में हैं उनका विकास होता है। तो अगर हम कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को मानकर चलते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि किसानों को उनकी मेहनत की मिठास ज़रूर मिलेगी। दूसरा, एक साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हम केवल सलाह ही नहीं देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी जो भी बातें हैं वो किसानों तक पहुंची, इसका अवश्य कृषि में प्रयोग होगा, लाभ होगा। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं अनुमति, फिर मुलाकात होगी किसान भाइयों से। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।